बुढ़ी कब फैन चल रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, छुट्टियों के बाद हम लोगों ने मैथमेटिक्स सेक्शन कंप्लीट किया, लॉजिकल रीजनिंग हुआ। हाँ, मुझे पता है मैथमेटिकल में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रहा है, अरे भाई, लेकिन उसकी लिस्ट पढ़ रहे हैं हम, अभी तक याद कर रहे हैं। लिस्ट याद होने के बाद में वो पढ़ाऊंगा। तो अभी तो फिलहाल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपने स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन थियोरेटिकल है, वो घर पर किया भी है, मैंने ऐप में डाला था, आपने वो किया है। अब मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाने जा रहा हूं। चलो कॉन्सेंट्रेट, किसी ने ये किया भी होगा, फिर से एक बार रिवाइंड कर लो। सेंट्रल टेंडेंसी में भैया हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले तो होता है मीन, उसके बाद में मीडियन और मोड। ये तीन मेन पार्ट सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं। लेकिन भाई मीन के भी तीन बच्चे हैं, कौन से हैं वो आपको नहीं पता? अरे भाई, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, है ना? हाँ, और एक है वेटेड अर्थमेटिक मीन, नंबर 4 में लिख ही देता हूं, वेटेड अर्थमेटिक मीन। हाँ, ये अर्थमेटिक मीन ही है, लेकिन वेटेड अर्थमेटिक मीन। बाद में मीडियन। मीडियन यानी क्या, हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन मीडियन के साथ साथ इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। बोलो एक बार भाई, क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। चलो लिखो, लिखने का समय आ गया है। हम पढ़ने वाले हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। ये हम मीडियन के साथ साथ और भी पढ़ने वाले हैं। क्या चीज है बाद में मैं बताऊंगा। और मोड अकेला है, मोड के अभी तक कोई बच्चे नहीं भैया, समझे? तो चलो लिखो, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, वो हम लोगों ने देख लिया। तो चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। पहले राइटिंग के लिए समय भाई, 1 मिनट। टॉपिक का नाम डालो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके स्टडी मटेरियल में ये 15 नंबर का है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 15.1। टॉपिक नंबर लिखा तो 15। हाँ, तो चलिए अब हम एक एक करके सारे एवरेज, सारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का स्टडी करने जा रहे हैं भाई। ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल होता है, इसमें प्रॉपर्टीज, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फॉर्मूले, क्या क्या कहा। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, कोई भी चीज लिया कि उसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, फिर बाद में उसका फॉर्मूला, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, अरे भाई एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और उनका मैथमेटिक्स में यूज, ये सारा देखना पड़ता है। इसके बाद में सारे टॉपिक में हम ऐसा ही देखने वाले हैं। तो चलिए, अर्थमेटिक मीन फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है? फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन। लिखो, चलो पॉइंट ए, अर्थमेटिक मीन फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस। लिख दो यारो, ऑल ऑब्जर्वेशन यानी मीन निकालते समय किसी को भी छोड़ना नहीं। समझो समझो, मैंने एग्जाम दिया, मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे, उसमें से मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूं। तो मीन निकालते समय क्या वो पकड़ना नहीं?
नहीं भाई, उसको भी लेना पड़ेगा। मीन निकालते समय सारे सब्जेक्ट्स की टोटल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऐसा लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा परसेंटेज दिमाग में आएगा। भले ही ना रिजल्ट फेल आने दो, लेकिन एवरेज तो बताऊंगा, फेल और पास सारे सब्जेक्ट लेके। यानी ऑल ऑब्जर्वेशन को यहां इंपॉर्टेंट दिया जाता है। कहां पर? अर्थमेटिक मीन में लिखा। चलिए आगे। अब अर्थमेटिक मीन निकालने का अलग अलग तरीका होता है। उसमें मैंने पहले लिखा है फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। अब देखो भैया, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बोले तो क्या? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन यानी सेपरेट सेपरेट, सिंगल सिंगल। डिस्क्रिट बोलते हैं उसको, और भी क्या क्या बोलते हैं फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन? डिस्क्रिट, डिस्क्रिट ऑब्जर्वेशन, सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो भैया समझो x1 x2 x3 डैश 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 xn यानी नंबर ऑब्जर्वेशंस है आपके पास में। तो ऐसे समय में मीन, उसको हम सिंबल रखेंगे x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितने होंगे लास्ट तक सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल अपॉन n। यानी कि फॉर्मूला बन जाता है ग्रीक लेटर में समेशन 1 to n x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है x बार निकालना है मुझे, आपको ये 4 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। लिखो 4 ऑब्जर्वेशंस दिए, तो मैं कैसे निकालूंगा भैया? सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल अपॉन 1 2 3 4, ये अपॉन कर दिया 4। समझ में आया? चलो आप लिखो, अभी टोटल निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, मैं टोटल भी करता हूँ अपॉन भी करता हूँ, आप लिखना स्टार्ट कर दो। 5 3 8 7 15 5 20, 2 4 2 6 9 15 20 200। अरे भाई क्या सिंपल, 50। यहां पर मेरा मीन हुआ 50। इंडिविजुअल यानी डिस्क्रिट यानी सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन, सेपरेट सेपरेट ऑब्जर्वेशन, किसी ने ग्रुप किया नहीं, कोई रिपीट हुआ नहीं यहां, ऐसे ऑब्जर्वेशन। चलो लिखो फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक मीन फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन, और लिखा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डिस्क्रीट x1 x2 x3 डैश 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 xn अपॉन n। वहां पर लिखो समेशन x अपॉन n। देयरफॉर x बार इक्वल टू, ये एग्जाम्पल लिया है, बहुत सिंपल, सबकी टोटल अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है, वहां 4 है तो अपॉन 4, आंसर मिला 50। इट इज कॉल्ड मीन, इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। शॉर्ट में सिर्फ मीन लिखा तो अर्थमेटिक मीन ही समझना है, बाकी को टोपन नेम नहीं है। चलिए हो गया। हाँ भैया, सेकंड स्टार हम मीन का ही पॉइंट ले रहे हैं फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ x1 x2 x3 डैश xn रिपीटेड, अरे भाई फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी यानी रिपीट होना, कौन कितनी बार रिपीट हुआ। हाँ अरे देखो ना, समझो क्लासरूम में एग्जाम लिया और मुझे 10 में से 9 मार्क्स आए, आउट ऑफ 10 9, तो क्या क्लास में किसी को 9 नहीं हो सकते? और अरे भाई हो सकते, मेरे से भी ज़्यादा होशियार लोग वहाँ होते, तो और भी 9 किसी को होंगे, और भी 9 किसी को होंगे, किसी को तो आउट ऑफ 10 भी होते हैं। तो 9 कितनी बार रिपीट हुआ ये लिखना पड़ेगा। फिर किसी को 7 मार्क्स है तो और बहुत सारे बच्चों को 7 मार्क्स 10 में से आ सकते हैं भाई। तो 7 कितनी बार रिपीट हुआ, यानी x1 रिपीट f1, x2 रिपीट f2, ये f3 डैश डैश ऑल रिपीट fn टाइम्स। समझ में आया?
fn टाइम्स, हाँ, देन x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि समेशन एफ एक्स, एन का मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला काम देगा। चलो लिखो, इफ x1 x2 x3 डैश 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 xn रिपीटेड f1 कॉमा f2 कॉमा f3 डैश डैश fn टाइम्स, देन x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन बड़ा n। देखो पिछली बार मैंने छोटा n लिया था, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन छोटा n, लेकिन n यानी टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यहां पर n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसको मैं अगर ऐसा कर दूं तो चल सकता है भाई, n इक्वल टू टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल से डिवाइड होगा, यानी कि वो होता है बड़ा n। हो गया? आगे क्या लिखा है मैंने, इतना लिख के हो गया क्या? पहले फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ x1 x2 x3 डैश 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 fxn रिपीटेड f1 f2 f3 डैश 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 fn टाइम्स, देन x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन n, यानी कि समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, साइड में n इक्वल टू समेशन f। हो गया? हाँ, अब मैं आपसे कहूंगा अल्सो द अबव मेथड इज यूज्ड व्हेन बोलो क्लास इंटरवल्स नॉट इन यूनिफॉर्म, नॉट इन यूनिफॉर्म। अरे भैया क्या कहा? फिर से एक बार लिखो, सेंटेंस कंप्लीट करो। द अबव मेथड इज यूज्ड व्हेन क्लास इंटरवल्स नॉट इन यूनिफॉर्म। अरे भैया सेपरेट सेपरेट एक्स 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 नहीं दिया और ग्रुप में दिया, और क्लास इंटरवल्स नॉट इन यूनिफॉर्म। फिर क्या लिखेंगे आगे? ये मेथड को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। हाँ, तो देखो आपको सामने दिया है मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। अरे भाई 0 to 34 फेल क्लास, 34 तक वाले फेल हो गए, 35 to 50 थर्ड क्लास पास, पास हुए सपास, हाँ थर्ड क्लास पास। 50 to 60 अरे भाई सेकंड क्लास पास हुए, सेकंड क्लास में पास हुए। 60 to 75 फर्स्ट क्लास, और 75 के ऊपर 100 तक डिस्टिंक्शन में आया। बोले मैं डिस्टिंक्शन हो, तो क्लास में भाई 0 से 34 यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है 3। इसका मतलब होता है 3 स्टूडेंट फेल हो गए, 6 स्टूडेंट बोलो थर्ड क्लास पास हुए, 5 सेकंड क्लास में पास हुए, 4 स्टूडेंट बोलो फर्स्ट क्लास आया उनको, और 2 स्टूडेंट वहाँ डिस्टिंक्शन में आए हैं। हाँ, ये ऐसा दिया है और मार्क्स दिए। यहाँ पर क्लासेस आर नॉट इन यूनिफॉर्म, क्लासेस क्लास इंटरवल्स नॉट इन यूनिफॉर्म, देखा आपने, नॉट इन यूनिफॉर्म। तो ऐसे समय में अबाउ मेथड यूज करना, यानी क्या? अब मैं निकालूंगा यहाँ पर क्लास मार्क। क्या निकाल रहा हूं मैं? क्लास मार्क। हाँ भैया 0 से 34 दोनों का टोटल करो और अपॉन 2 करो तो 17।
35 से 50, हाँ डिस्टेंस है 15 का, और ये 15 का अपॉन 2 किया तो 7.5 बढ़ा दो 42.5 है ना भाई। 50 to 60 यानी कि 55, 60 to 75 15 है तो 67.5, और 75 to 100 में 25 है तो 12.5 बढ़ाना पड़ेगा, 75, 85, 87.5। हाँ आपको लिखने को ये अब समय है, लिखना पड़ेगा भाई, एफएक्स कॉलम बनाना पड़ेगा। एफएक्स 17 इंटू 3 51, 6 इंटू 5 33, हाँ चला दो भाई, 50 इंटू 5 250, 275, आगे बढ़ेंगे 4 से, 4 इंटू 5 हाँ अरे सब लोग है क्या मेरे साथ। मैंने क्लास इंटरवल्स नॉट इन यूनिफॉर्म, यानी वो अलग अलग लेंथ है उनकी। हाँ तो ऐसे समय में मैंने क्या बनाया, क्लास मार्क बनाया। क्लास मार्क किस तरह से बनाते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी सेंट्रल वैल्यू मिड वैल्यू, उसको क्लास मार्क को और क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू कहा है मैंने। यानी क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते आजू बाजू का नॉलेज भी तो देना पड़ेगा ना भाई। हाँ अब मुझे बताना है आपको कि यहां पर मुझे मीन निकालना है। मीन एक्स बार समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये फॉर्मूला मैं लेने वाला हूं। तो चलिए समेशन एफ का टोटल 6 3 9 5 14 और 15 16 और 4 20, ये हुआ 20 टोटल। और इसका टोटल करते हैं 0 5 15 16 7 1 22 और 10 32 3 4 5 6 7 8 9 10 1026 आया है भाई टोटल में। तो अब लिखते हैं 1026 अपॉन 20, हाँ विसा पता 100, 2 बच गए, 2 पर लिया 6 तो क्या हो जाएगा 26, यानी कि 0 260। करो जल्दी जल्दी शुरू करो, लिखना स्टार्ट है आपका। विसा पता 100, 20 1 20, 20 3 60। हाँ लिखो भाई, साइड में मैंने टेबल के साइड में मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ 1026 अपॉन 20। हो गया मीन निकाल के 51.3। ये मेथड इस तरह होती है। अगर डायरेक्ट एक्स दिया होता, क्लास मार्क को हम क्या कहेंगे, एक्स, क्लास मार्क एक्स, तो एफ एक्स कर दिया, निकालो। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। जब भी क्लास
इंटरवल यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं तो हम ये डायरेक्ट मेथड विथ फ्रीक्वेंसी वाला यूज करेंगे। हो गया तो बता देना भाई। हाँ, स्टडी में सीरियस होना पड़ता है, सिर्फ जोक्स जोक्स बना के काम नहीं चलेगा। एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, पॉइंटेड कैलकुलेशन अभी स्टैटिस्टिक्स में होने वाले हैं। तो चलिए, लिखने का समय शुरू हुआ है। अरे कब से हो गया है? 0 to 34, 35 to 50, 50 to 60, मिड वैल्यू ये है टोटल्स, साइड की जगह में मैंने मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन समेशन एफ 20 से डिवाइड किया। आपके पास कैलकुलेटर भी है, अलाउड भी है। हाँ, 1 मार्क्स के लिए इतना सिंपल ही आ सकता है, फटाक से होने वाला। चलिए आगे बढ़ाता हूं। फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन classes are in uniform, when the classes are in uniform, लिखो भाई, means we use when the classes are in uniform यानी एक जैसे, means equal width, we use shortcut method। लिखो रे भाई, when the classes are in uniform means equal width, सारी width equal। जैसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में 0 से 35 फेल क्लास था, है ना? हाँ, हाँ, फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा। नेक्स्ट मेथड चल रहा अपना, वहां पर लिखो व्हेन क्लासेस आर इन यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल विड्थ, वी यूज, बोलो बोलो क्या करेंगे? वी यूज शॉर्टकट मेथड। इसको बोलते हैं भाई स्टेप डेविएशन मेथड। ज़्यादा करके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, लेकिन उसमें से उसका एप्लीकेशन में से कुछ भी बीच वाला पूछ सकते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके ही एक्सरसाइज से, सेट सी का 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। वेजेस इन रुपीज और फ्रीक्वेंसी साथ दिया है। भैया यहाँ इक्वल विड्थ का मीनिंग क्या होता है? 0 से 20 इसका विड्थ 20 है, 20 से 40 इसका भी विड्थ 20 है। देख लो, सारे इक्वल विड्थ है, यूनिफॉर्म यानी इक्वल विड्थ, और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया है। ऐसे समय में भी मैं एक्स निकालूंगा, क्लास मार्क एक्स। अब क्लास मार्क एक्स लिखने के बाद मुझे क्या करना होगा? 0 से 20 का क्लास मार्क आता है 10। कैसे आया भाई 10? 0 प्लस 20 अपॉन 2 10, 20 प्लस 40 60 अपॉन 2 30। अरे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, बोलो 100 अपॉन 2 50। समझ में आ गया भाई? 70 और 90। ये क्लास मार्क, ये सेंट्रल वैल्यू, ये सारी वैल्यू उस क्लास का प्रतिनिधित्व करती है। मॉनिटर, हाँ, सेंट्रल वैल्यू। और अब मैं सेंटर का सेंटर, बीच में मुझे 50 दिखाई दे रहा है, सेंटर का सेंटर, उसको मैंने कहा एज्यूम। ए, बड़ा ए लिख दो चलेगा भाई, बड़ा भी लिखा तो क्या फर्क गिर रहा? एज्यूम वैल्यू है ये, एज्यूम। तो ये 50 को मैं अगर एज्यूम कर लूं तो मैं लेने वाला हूं डेविएशन x माइनस ए अपॉन एच, कि जहां पर
ए क्या है बोलो? ए यानी एज्यूम्ड मीन। अरे भाई हमसे कैसे मान ले मामा, हाँ बस मान लेला मीन। ये मेथड शॉर्टकट कहलाती है। आपको लॉन्ग लग रहा लेकिन बहुत शॉर्टकट मेथड है ये। एज्यूम्ड मीन बोलते हैं ए को। सेंटर का सेंटर एज्यूम मीन। अरे भाई हाँ, तो x माइनस ए, एक्स यानी 10, 10 माइनस 50 माइनस 40, माइनस 40 अपॉन h है 20 माइनस 2, फिर माइनस 1, फिर जीरो आएगा। कैसे जीरो आया देखो, अभी x है 50 और एज्यूम मीन का a भी 50, तो 50 माइनस 50 जीरो अपॉन 20 इज जीरो। अब देखो 70 माइनस 50 20 अपॉन 21, 90 माइनस 50 40 अपॉन 22। एक बोल दूं आपको, जहां पर भी आप एज्यूम कर रहे वहां जीरो लिखो, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3, जब तक क्लासेस खत्म नहीं होते। अरे भाई ये डायरेक्टली फटाफट फटाफट करने का है, क्योंकि विड्थ यहाँ यूनिफॉर्म है तो डेविएशन भी यूनिफॉर्म में आने वाले हैं। और हमने एज्यूम करते समय सेंटर में एज्यूम किया, इसलिए वहां डेविएशन जीरो, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा। समझ में आया कुछ? हाँ, तो चलिए डी होने के बाद मैं एफ डी, एफ इंटू डी, देखो एफ यानी सेकंड कॉलम, डी यानी लास्ट का सेकंड कॉलम। 5 इंटू 10 माइनस 18 माइनस 20 इंटू 0 0, 12 10। इसका मैं टोटल करने जा रहा हूं, समेशन एफ डी का टोटल और समेशन एफ का टोटल मुझे लगने वाला है। तो देखो भाई 12 और 10 22, और यहां पर 28 माइनस है, -28 प्लस 22, तो -6 बच गया, तो -6 टोटल हो गई, -6। समेशन एफ में चलते हैं अब, 20 और ये 30 50 60 है, ये 60 टोटल आया है। अब मुझे यहां पर आपसे बातचीत कुछ करना है कि ये टेबल में मैंने क्या क्या किया। ए यानी क्या? एज्यूम्ड मीन, एज्यूम मीन टेकन फ्रॉम, बोलो कहां से लिया? क्लास मार्क। यानी क्या? मिड वैल्यू। भैया ये ए कहां से लेना है? फ्रीक्वेंसी कॉलम से नहीं। बहुत स्टूडेंट का गड़बड़ हो जाता है, फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम कर लेते हैं। क्लास मार्क ढूंढना है, उसमें से एज्यूम करना है। समझ में आया बात? हाँ, तो ये एज्यूम मीन टेकन फ्रॉम क्लास मार्क, मिड वैल्यू, उसमें से एज्यूम किया कौन? मैंने 50। यहां पर मैं लिखूंगा a इक्वल टू 50। आगे h क्या बोलते हैं? h को विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास विड्थ। अरे भाई क्लास विड्थ, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस, क्लास विड्थ h। क्लास विड्थ यानी क्या? h। h यहां पर कितना है? h इक्वल टू 20। समझ में आया? h इज 20। हाँ, अब आगे चलते हैं हम। d, d का मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। लिखो भाई, यानी क्या होता है वो? d इक्वल टू x माइनस ए अपॉन h, x माइनस ए अपॉन h। चलो लिखो x माइनस ए अपॉन h। मैं आपको यहां पर ये d
x माइनस ए अपॉन एच, यानी क्या, x कोई भी रहने दो, -50 अपॉन एच यानी कि 20। यहां पर आज मैंने लिया है 20h के जगह पर, और x सारे x क्या है, क्लास मार्क है, x माइनस 50 अपॉन 20, x बदलते रहेगा, 50 और 20 जहां के वहां रहेगा। इस तरह से यहां मैंने लिया और ये टेबल तैयार हुआ। आपने टेबल लिख दिया, नीचे लिखो ए एज्यूम मीन टेकन फ्रॉम क्लास मार्क, मिडल वैल्यू इन द कॉलम ऑफ क्लास मार्क। क्लास मार्क मिड वैल्यू का जो कॉलम है उसमें से सेंटर में आने वाला वैल्यू, और समझो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो सेंटर में 2 वैल्यू रहेगा, उसमें से कोई भी लिया तो चलता है, लेकिन मेरे क्लास वालों आप वो दोनों में से ऊपर वाला लेना, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। नीचे वाला लिया, मिडल में 2 है तो चलता है, लेकिन ऊपर वाला लेने से कैलकुलेशन जल्दी इजी हो जाता है। हाँ चलिए, हो गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट मेथड है ना भैया, एज्यूम मीन ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इंटू एच। ये रहा फॉर्मूला मीन के लिए। बोलिए, ए यानी एज्यूम मीन मैंने 50 को एज्यूम किया है, प्लस समेशन एफ डी मेरा अभी अभी आपके सामने टोटल में -6 अपॉन 60 आया है, इंटू एच है 20। भैया 50 को लिख दिया माइनस, हाँ अब देखो 1/10 इंटू 22, अरे भाई 20 से डिवाइड करो, 20 से 3 हो गया -2, और आंसर में आएगा 48। आंसर क्या रहा, 48। चलो 48 ये क्या होगा, वेजेस इन रुपीज, तो इसको रुपीज लिखना चाहिए। 48 रुपीज ये मीन हो गया, लिखने को समय दिया है भी। सी का 4 वेजेस लिखो, साइड में A50 टोटल कैसे बनाया, -28 प्लस 22, ये बन गया -6। चलो जल्दी से रेडी, टेबल वेजेस इन रुपीज 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, फ्रीक्वेंसी में लिखो 5, 18, 20, 12, 5, टोटल लगा दो सीधा 60। मैं समझता हूं आपको टोटल्स वगैरह आते हैं। क्लास मार्क, अरे भाई सीए करने आए ना, हाँ क्लास मार्क में लिखो 10, 30, 50, 70, 90, डी एक्स माइनस ए अपॉन एच, साइड में करके भी बतलाया है, डी एक्स माइनस ए अपॉन एच, यहां पर एज्यूम किया 50, उसको मैंने कैपिटल लेटर यूज किया तो बार बार कैपिटल लेटर ही लिखो, A50 H20 डी एक्स माइनस ए अपॉन एच, हर जगह पर कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। एज्यूम के लिए मान ले मामा, मामा सगळ्यात महत्वाचे भाई कैपिटल। हो गया तो बात करो, हाँ साइड में वो भी लिख लो, A50 है, H20 है, डी एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू 10, 30, 50 ऐसा बदलते रहेगा, उसके उसके आगे लिखते रहेंगे। हाँ ए मीन्स नीचे लिखो, टेबल के नीचे आ जाओ, टेबल के नीचे आ गए। ए मीन्स एज्यूम मीन टेकन फ्रॉम क्लास मार्क,
टेकन फ्रॉम मिड वैल्यू, सेंटरों का सेंटर एज्यूम हो गया, H क्लास विड्थ, D डेविएशन, फ्रॉम एज्यूम मीन, x माइनस a अपॉन h, x माइनस a अपॉन h हो गया। देयरफॉर मीन इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इंटू एच, 50 प्लस, अब 6 को माइनस है, -6 अपॉन 60 इंटू 20, तो 50 माइनस 2 यानी कि हो गया 48। इस तरह से हमने ये शॉर्टकट मेथड ढूंढ लिया, समझ लिया। आगे चलते हैं भाई। मीन का और एक तरीका है कंबाइंड मीन। मीन का और एक तरीका कंबाइंड मीन फॉर 2 और 3 ग्रुप्स। भैया कंबाइंड मीन को हम ये लेटर यूज करेंगे, एक्स कंबाइंड। हाँ, यहां पर n1 और n2 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। x1 बार एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, x2 बार एवरेज ऑफ सेकंड ग्रुप। तो ऐसे समय में n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ये रहा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। समझो यहां पर 2 ग्रुप्स है ना, और अब लिखता हूं मैं x कंबाइंड, 3 ग्रुप्स है, तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 फॉर 3 ग्रुप्स। लिखो कंबाइंड मीन फॉर 2 और 3 ग्रुप्स। अरे भाई कंबाइंड मीन का जरूरत क्या है, समझो मैं आपके कॉलेज में आया, आपके डिवीजन में गया, मैं ए डिवीजन, और प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। मैंने बोला सर जी मुझे आपके डिवीजन में कितने स्टूडेंट्स हैं? वो बोले n1 इक्वल टू 55। मैंने बोला आपके डिवीजन का रिजल्ट क्या है? वो बोले x1 बार इक्वल टू 60। मुझे बड़ा मजा आया कि 55 स्टूडेंट्स, एवरेज 60 है। मैं सेकंड डिवीजन बी में गया, वहाँ भी प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं? उन्होंने कहा 70 स्टूडेंट्स है, बी डिवीजन। हाँ, यहाँ के स्टूडेंट्स को मैथ्स दिया जाता है, बोले 70 स्टूडेंट्स है। मैं बोला एवरेज मार्क्स क्या है? तो बोले एवरेज मार्क्स भी बहुत अच्छे यहाँ के स्टूडेंट्स के आते हैं, 65 एवरेज मार्क्स है। फिर मैंने सोचा कि अब जाके प्रिंसिपल को मिलते हैं। मैं प्रिंसिपल के पास गया तो वो बताएंगे ए डिवीजन का रिजल्ट या बी डिवीजन का रिजल्ट। भैया बोलो, अरे भाई उनका तो ए डिवीजन भी प्रिंसिपल के लिए है, बी डिवीजन भी है, वो सारे स्टूडेंट्स का मुझे बताएंगे, यानी एक्स कंबाइंड बताएंगे। वो बोलेंगे रुको सर, दोषी सर रुको। उन्होंने कैलकुलेटर हाथ में लिया, n1 यानी क्या लिखा 55, x1 बार यानी वहाँ का रिजल्ट 60, फिर लिखा 75 इंटू वहाँ का रिजल्ट 70 अपॉन 55 प्लस 70 करके आंसर निकाला। और वो मुझे बोला उन्होंने ए डिवीजन और बी डिवीजन को कंबाइन कर करके मुझे रिजल्ट दिया। समझे? तो ये होता है भाई, कहीं कहीं पर 2 या मोर देन 2, 3 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स भी होते, तो कंबाइंड रिजल्ट्स इस तरह से निकाले जाते हैं। लिखो फॉर्मूला, n1 n2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, x1 बार एंड x2 बार एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, x कंबाइंड एवरेज ऑफ कंबाइंड ग्रुप, 2 या 3 जो भी होंगे। लिखा, आप सभी ने लिख दिया है। चलिए कंबाइंड ग्रुप हो चुका है, प्रॉपर्टीज में हम जा रहे हैं। लिखो
प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, हाँ क्या कहा है भाई, प्रॉपर्टीज समझा के लेना है हमको, लिखा सभी ने प्रॉपर्टीज, अरे लिख दो भाई, आप लिखोगे प्रॉपर्टीज, हाँ आगे मैं बढ़ाऊं, नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, चलो सब लोग ख्याल रखो, द अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, फ्रॉम देयर मीन इज 0। क्या कहा भाई, अल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ देयर से, देखो ये डेविएशन कहा गया हमको, ये देखो आ गया, ये देखो 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 समेशन ऑफ डेविएशन 0 है कि नहीं, ऑलवेज, ये यहां का काम नहीं भाई, लेकिन देखो 2 + 1 3 और 2 - 2 - 1 - 3 0 आ गया, तो अर्थमेटिक मीन लिया था मैंने, एज्यूम मीन भी लिया, फिर भी 0 आ गया है इक्वल विड्थ के लिए। अब इसका भी प्रैक्टिकल एक कर ही लेते हैं हम, देखो क्या पढ़ाया गया, द अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0, दैट इज, क्या भाई, हाँ बोलो, दैट इज समेशन x माइनस एक्स बार इज 0 और समेशन f x माइनस एक्स बार इज अल्सो 0। ये रहा प्रॉपर्टी। हाँ एक कर ही लेते हैं ना भाई, द अल्जेब्रिक, लिखो पहले इतना सेंटेंस लिखो, द अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस from their mean is 0, that is summation x minus x bar 0, summation f into x minus x bar is also 0 और summation बोलो x minus a upon h वो भी 0, is also 0, नहीं तो उसको सीधा लिखते हैं समेशन d इक्वल टू 0, हाँ समेशन d इक्वल टू 0, d मीन्स डेविएशन, डेविएशन इज अल्सो 0। भैया इसका एक प्रैक्टिकल करवा लेते हैं ना, आपका कैसे दिमाग में आएगा और मेरे पर क्यों विश्वास रखोगे आप, हाँ खुद देखो, तो चलिए मैंने उसके लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, x, यानी कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं भी, वो वेजेस होंगे, वो मार्क्स होंगे, जो भी है x। अब मैं लेने वाला हूं x माइनस एक्स बार, अब मुझे इसके लिए x बार निकालना होगा, तो क्या करूं मैं, मीन x बार इक्वल टू, बोलो समेशन x अपॉन n, तो इसका टोटल लेना पड़ेगा, हाँ 10 और 9 19, 19 24 28 30, ये हो गया टोटल 30, हाँ समेशन x का टोटल कितना हुआ भाई 30, लिखो चलो, नहीं नहीं आपको बीच में सेंटेंस लिखना है एक, समेशन x लिखना मत, ये टोटल 30 आ गया है, हाँ अब देखो x 30 अपॉन 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस, तो आंसर मिला x बार इक्वल टू 6। अब मैं यहां पर 6 को माइनस करूं, क्या माइनस करना है मुझे, 6 माइनस करना है भाई, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 6 4, और लो कर लो इसका टोटल, मैं तो पहले ही लिख चुका हूं 0, क्योंकि मैंने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, आप टोटल करके देखो भाई, चेक करो, -4 -2 -6 -1 -7 और नीचे 4 और 3 7, टोटल तो आ गया 0, ऑलवेज
जीरो, ये ऑलवेज जीरो। क्या कहा, समझे? हाँ, तो अब आगे लिखना है आपको एंड सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम, sum of absolute deviation is minimum, लिखा, when deviations are taken from median, when the deviations are taken from median, मिनिमम मीडियन। अब भैया ये पहली स्टेप आपकी हो चुकी थी रेड कलर में, फर्स्ट स्टेप। मैं अब सेकंड स्टेप आपसे करवा रहा हूं। सेकंड स्टेप सभी को देखना होगा। सेकंड स्टेप, चलो बता दूं, सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं भैया। ऑब्जर्वेशन 2, 4, 5, फिर से एक बार लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको ये बचपन में पढ़ाया है कि मीडियन निकालते समय इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना जरूरी है, तो यहां पर तो सीधा दिया ही है भाई, 2, 4, 5, 9, 10 मीडियन, मिडल वैल्यू। तो कौन है, 5, ये मीडियन है भाई। अब मैं मीडियन से माइनस करूंगा, x माइनस मीडियन, x माइनस मीडियन, यानी कि x माइनस 5, मीडियन 5 है ना। अब जीरो नहीं आएगा भाई, जो भी आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, यानी 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 यानी -3, 4 माइनस 5 -1, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 5 5। अब देखो यहां पर जो भी टोटल आएगा वो जीरो नहीं होगा, तो कितना है, 5 4 9 में से 4 गए तो 5, ये है मिनिमम वैल्यू। भैया मिनिमम वैल्यू है, और ये है ऑलवेज जीरो, ये है मिनिमम वैल्यू। हमने ऊपर जो लिखा डेफिनेशन, दोनों स्टेप देख लेना। द अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो, that is summation x minus x bar equal to 0, summation d 0, summation f into x minus x bar भी 0, and sum of absolute deviation, absolute बोला तो भाई उसको मैंने मॉडुलस लेना चाहिए। और अब देखो 5 4 9 10 और 3 13, ये भी मिनिमम ही होगा। 13 को लिखो मिनिमम वैल्यू। भैया अब आप 5 छोड़कर, अरे 5 कौन है, मीडियन, 5 छोड़कर उससे छोटा वैल्यू ले लो, 4 3 2, उससे बड़ा वैल्यू ले लो, 6 5 6 7 8, और माइनस करके देखो आपको 13 से बड़ा ही नंबर मिलेगा, यानी कि ये 13 क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो आज हमने यहां पर प्रैक्टिकल करके देखा। इसके बाद में एग्जाम में कोई प्रैक्टिकल करता है क्या? तो एग्जाम में हमारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए क्या, ये देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो, दैट इज समेशन ऑफ डेविएशन इज जीरो। अरे भाई कौन से भी ऑब्जर्वेशन होने दो दुनिया के, सिर्फ नासिक के थोड़ी बोल रहा हूं मैं, तो जीरो। लेकिन एंड सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम, देखा आपने मिनिमम, व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन, देखो मेरा हाथ रखा है मैंने उसके लिए,
मिनिमम कब होता है? मीडियन से माइनस किया हुआ डेविएशन का टोटल मिनिमम होता है। मीडियन से लिया तो, मीन से लिया तो 0 बनता है। समझ में आया? चलो लिखो और यहां हम लेंगे ब्रेक। लिखने के लिए समय है भाई, सारा प्रैक्टिकल आप लिख रहे हो। हाँ, सेंटेंस तो लिख के हो गए हैं, तो अब आप ये टेबल और ये लिखो, बीच में आपको छुट्टी, इंटरवल।
हाँ, तो चलिए हम लोगों ने इंटरवल से पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ा, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो, यानी मिडल कॉलम देखो ऑलवेज जीरो, एंड अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीडियन इज मिनिमम। देखा, व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन, और यहां पर एब्सोल्यूट लेना पड़ता है, यानी मॉडुलस में लेना पड़ता है। मैं देखो मॉडुलस बना रहा हूं, तो ये सम भी मिनिमम होता है। लिखा, आपने प्रॉपर्टी को बराबर से पढ़ा और देखा। सेकंड प्रॉपर्टी में मैं आपको लेके जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई। मैं ऐसी फालतू प्रॉपर्टी नहीं लिखा रहा हूं कि ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, समझो 5 5 5 5, फिर उसका मीन क्या? अरे सब फर्स्ट वाला बच्चा भी बताएगा मीन 5, अगर कोई डिफरेंस ही नहीं किया तो वो थोड़ी लिखाना है मुझे अभी। हाँ, वो एक साथ सारी चीजों का कॉमन लिखाएंगे लगे तो। हाँ, फॉर द रिलेशन, देखो भाई, फॉर द रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, फॉर द रिलेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, कि जहां पर a क्या है? ओरिजिन चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन, और b क्या है? चेंज इन स्केल। चेंज इन ओरिजिन ये क्या होता है? एक तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, प्लस और माइनस होता है। ए प्लस होता है या माइनस होता है। और चेंज इन स्केल क्या होता है? एक तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चेंज इन स्केल ये एक तो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। डिवाइड यानी रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई का। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने लिखी, और अब मैं आपसे बताऊंगा कि मीन डिपेंड ऑन बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। इसलिए मीन के बारे में मैं लिखूंगा, देयरफॉर y बार इक्वल टू, क्या भाई बोलो, y बार इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स बार। अगर मुझे x का मीन मालूम है और y उससे रिलेटेड है, a प्लस बी इंटू एक्स, ऐसा कॉलम y का तैयार हुआ, x के कॉलम का मीन मुझे मालूम है तो y के कॉलम का मीन निकालना है, तो पूरी प्रोसीजर समेशन y अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा x का मीन डाल दो भाई और आंसर ले लो। समझ में आया? फिर से एक बार लिखूंगा मैं उसको मिटा के आपके लिए। मुझे x बार मालूम है तो y बार निकालने का तरीका मेरे पास में है, y बार इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स बार। समझ में आया? वैसा ही मीडियन और वैसा ही मोड के लिए है। तो हम जब पढ़ेंगे तब तो लिखाने वाला था मैं, लेकिन एक साथ लिखा दिया तो ख्याल रहेगा। इसलिए अगर मोड और मीडियन मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने स्कूल लेवल में तो पढ़ा है ना भाई, परिचय में है आपके, तो लिखो हो y मोड इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स का मोड, y मोड इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स का मोड, y मीडियन इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स का मीडियन। चलो लिखो भाई, बहुत सिंपल। फॉर द रिलेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यहां पर a क्या है? चेंज इन ओरिजिन, यानी वो प्लस या माइनस हो सकता है। देखो a प्लस या माइनस में है, येलो कलर। b
चेंज इन स्केल इनटू और डिवाइड कर दिया, तो y बार इक्वल टू आप लिख रहे हो a प्लस बी इंटू एक्स बार। एक्स बार यानी मीन अगर मुझे x का पता है तो मैं कर सकता हूं। ऋषभ, हाँ वैसे ही लिखो y मोड इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स मोड। हो गया। थर्ड में लिखो y मीडियन इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स मीडियन। चलो लिखना जारी रखो, टेबल बनाओ, साइड वाला लिखो। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं, नेट प्रॉब्लम है, लेकिन लिखना रेडी रहो। ये ऊपर के टेबल से हमने क्या पढ़ा, बोलो क्या पढ़ा? मीन, मीडियन, मोड आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल। लिखना है, मैं लिखूं आप भी लिखो। चलिए, लिखा आपने, मीन, मीडियन, मोड आर अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड और स्केल। ऑब्लिक करके लिखा एंड और, एंड यानी दोनों एक साथ चेंज होना, और यानी कोई भी एक चेंज हुआ दूसरा चेंज नहीं हुआ, फिर भी उसका इफेक्ट होता है। इसलिए तो ए और बी दोनों लगते हैं। अरे भाई, मीन मीडियन मोड को ए और बी दोनों लगते हैं चेंजेस करते समय। समझ में आया? चलो लिखो, मीन मीडियन मोड आर अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड और स्केल। एंड का मतलब दोनों चेंज किए, और का मतलब एक तो ओरिजिन नहीं तो स्केल चेंज किया, यानी कोई भी एक चेंज होना या दोनों चेंज होना, इस पर वो इफेक्ट करता है। चलो भाई, जल्दी जल्दी चलते रहो। हाँ, अब हम देखने जा रहे हैं एडवांटेजेस यानी मेरिट्स ऑफ मीन। क्या कहूं? एडवांटेजेस यानी मेरिट्स ऑफ मीन। सबसे पहले तो बता दूं भाई, आते ही उसको हम कहेंगे मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ एवरेज। लिखो, मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ एवरेज।
लिखना है, तुरंत लिखना है कि सबसे पहले उसका गुणगान किया। मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ एवरेज। सेकंड में लिखेंगे इट इज rigidly defined इट इज रिजिडली डिफाइंड यानी क्या भाई, स्ट्रिक्ट वे। हाँ, स्ट्रिक्ट वे यानी कुछ डाटा दिया तो उसका आंसर आना ही है, नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, रिजिडली डिफाइंड है ना। हाँ, एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्टली डिफाइंड। स्ट्रिक्ट वे डिफाइंड ऐसा, इट इज रिजिडली डिफाइंड कॉमा बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अरे भाई, मीन सभी को लेता है। कोई, मैंने बताया ना एग्जांपल में, एक सब्जेक्ट मेरा फेल रहा तो उसको भी मीन निकालते समय लेना पड़ता है। इट इज रिजिडली डिफाइंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इट इज easy to calculate and understand। अरे देखो ना भाई, कैलकुलेशन करने के लिए कितना इजी, सारे सब्जेक्ट की टोटल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो गया, इजी टू कैलकुलेट। और इजी टू अंडरस्टैंड, अगर आंसर आया 70 तो मुझे 70% मार्क्स है ऐसा मैं बोलूं तो आप समझ जाते हैं मेरी होशियारी कितनी है ना। इट इज रिजिडली डिफाइंड यानी एग्जैक्ट डिफाइंड, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देने जा रहा हूं मैं, हैविंग मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज एंड हैविंग मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। लिखो भाई, मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ एवरेज। सेकंड में लिखा है इट इज रिजिडली डिफाइंड यानी एग्जैक्ट डिफाइंड, स्ट्रिक्ट डिफाइंड, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। लिख रहे हो आप, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। कौन भाई, मीन, मीन अर्थमेटिक मीन। हाँ, ऐसा करो ना, यहां मीन लिखने से अच्छा अर्थमेटिक मीन ही लिखो, क्योंकि सेपरेट हम स्टडी अर्थमेटिक मीन का करने जा रहे हैं ना अभी। अरे मीन के 3 बच्चे हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसमें से अर्थमेटिक मीन का स्टडी हो रहा है। तो यहां पर भी अर्थमेटिक मीन लिखा तो चलेगा। अर्थमेटिक मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ एवरेज। इट इज rigidly defined based on all observation. It is easy to calculate and understand and having mathematical properties। भैया गुणगान तो गाए, एडवांटेजेस, लेकिन चांद पर भी धब्बे होते हैं, तो अरे अर्थमेटिक मीन तेरी क्या पड़ी, समझे ना, तेरे भी कुछ डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस है। समझ में आया? हाँ, तो चलो आगे। डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। हाँ, किसी के डिसएडवांटेजेस दूसरे के एडवांटेज बन सकते हैं, इसीलिए तो उसको डिसएडवांटेज बोलते हैं। नंबर 1,
अर्थमेटिक मीन इज वेरी मच affected by sampling fluctuations. Arithmetic mean is very much affected by sampling fluctuations. बहुत इंपॉर्टेंट दिया भाई। सेकंड प्रॉपर्टी में लिखूं, सेकंड प्रॉपर्टी हाँ मेरे साथ लिख रहे हैं आप। फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन mean cannot be suggested. For open end classification, mean cannot suggested, cannot be suggested लिखते हैं भाई। mean cannot be suggested, very much affected, अर्थमेटिक मीन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। जैसे ही सैंपल चेंज होता है अर्थमेटिक मीन तुरंत बदल जाता है। अरे भाई देखो ना, हमेशा हमारे क्लासरूम का एवरेज टीचर को पता होता है, लेकिन क्लास में कोई इंस्पेक्शन होने वाला है और वहाँ मास्टर साहब बड़े आने वाले हैं, तो हमारे टीचर रोज के प्राध्यापक क्या करते हैं, क्लासरूम में जो 10 होशियार बच्चे हैं ना, एक को फर्स्ट लाइन में, दूसरे को सेंटर के लाइन में, तीसरे को थर्ड लाइन में, फोर्थ नंबर को लास्ट लाइन में, यानी आंसर वो नया टीचर जो आएगा इंस्पेक्शन के लिए वो अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बोलो। एक आंसर फर्स्ट लाइन से, एक आंसर लास्ट लाइन से, एक आंसर यहां से आ जाएगा, वो बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन सारे होशियार बच्चे अगर फर्स्ट लाइन में बिठा दिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लाइन से आएगा, तो लास्ट लाइन में और मिडल में मजा नहीं आएगा, क्योंकि मीन वहां का चेंज आगे वालों का मीन बहुत अच्छा ऐसा हो जाएगा। तो सैंपल चेंज करना पड़ता है टीचर को कि एक फर्स्ट लाइन में, एक सेकंड लाइन में, एक थर्ड लाइन में, तब जाके एवरेज अच्छा लगता है। तो अर्थमेटिक मीन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन मीन कैन नॉट बी सजेस्टेड। थर्ड में लिखाऊं? हाँ थर्ड लिखेंगे। अरे भाई मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ। मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। ये उसके रहे डिसएडवांटेज। ये क्या रहा भाई उसका डिसएडवांटेज, समझ में आ गया? ज्योमेट्रिक मीन। हाँ यहां तक हमने मीन का पहला पार्ट अर्थमेटिक मीन देखा, अब हम देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। हाँ चलो ज्योमेट्रिक मीन में
हम क्या देखने वाले हैं पता है आपको? ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर, बोलिए, पॉजिटिव नंबर्स ओनली। भैया ज्योमेट्रिक मीन में निगेटिव नंबर लेना मत, जीरो हुआ तो चलता है, पॉजिटिव नंबर्स ओनली। हाँ, अब ज्योमेट्रिक मीन के बारे में क्या कहूँ भैया, ऑब्जर्वेशन वही है x1 x2 x3 xn, तो सीधा मैं आंसर की ओर जाता हूँ। फॉर इंडिविजुअल यानी क्या, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, ज्योमेट्रिक मीन इज nth रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू लास्ट में xn। ये रहा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। समझो मुझे इसको लिखना है तो मैं x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn रेस टू 1 अपॉन n, रूट निकाला, nth रूट यानी 1 अपॉन n हो जाता है, तो x1 x2 x3 डैश 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 xn रेस टू 1 अपॉन n। याद करो भाई, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन में अर्थमेटिक मीन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn अपॉन n यानी समेशन x अपॉन n, वहां टोटल था। ज्योमेट्रिक मीन में nth रूट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, nth root of all observations, product of all observation, nth root of product of all observations, वहां sum of all observation upon n ऐसा था। लिखो, लिख दिया होगा तो आगे बढ़ाता हूं। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक मीन इज x1 रेस टू f1 इंटू x2 raised to f2 into x3 raised to f3 into dash 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 लास्ट में xn raised to fn। अरे भाई, फ्रीक्वेंसी x1 रिपीटेड f1 टाइम्स, x2 रिपीटेड f2 टाइम्स, x3 रिपीटेड f3 टाइम्स डैश डैश डैश, लास्ट वाला xn रिपीटेड fn टाइम्स, देन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, लिखा मैंने, आपने भी देखा, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n। इसको और क्या लिखेंगे, समेशन f, 1 अपॉन n यानी क्या, समेशन f फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, लिखो भाई दोनों, फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा हमने हो गया। हाँ, ये इतने फॉर्मूले अगर तैयार कर दिए, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है अभी, n1 n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन टू ग्रुप्स, g1 एंड g2 आर देयर ज्योमेट्रिक मीन्स, देन फॉर्मूला बिकम्स n1 प्लस n2, भैया बराबर से लिखना होगा, देखो n1 प्लस n2, हाँ, g1 रेस टू n1 इंटू g2 रेस टू n2। हाँ, इसका और एक फॉर्मेट आपको दे दूं क्या, और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू,
हाँ, एंटी लॉग, अरे भाई लॉग हम पढ़े थे, एंटी लॉग, हाँ लेकिन ये आने वाला तो एग्जाम में नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं 4 ऑप्शन में। एंटी लॉग N1 log G1 प्लस N2 log G2 अपॉन N1 प्लस N2। भैया ऊपर वाला जो है उसका लॉगरिथम लेने के बाद ये फॉर्मेट इस तरह से दिखाई देता है। हाँ लिख लो लिख लो, फिर से एक बार मिटा के लिखता हूं लगे तो मैं आपके लिए, यानी कि आपका रेडी हो जाना चाहिए, तैयार। चलो मैं आपको रेड कलर या ग्रीन कलर में लिखाऊंगा अभी। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऋषभ एंटी लॉग बोलो N1 log G1 प्लस N2 log G2 N1 प्लस N2, ये रहा फॉर्मूला। अरे भैया मैंने नीचे लिख दिया। हो गया? हाँ भाई नीचे जो फॉर्मूला लिखा वो हम यूज तो नहीं करने वाले, लेकिन 4 ऑप्शंस में सिलेक्शन के लिए आपको काम आ सकता है। ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, उसको लॉग में एक्सप्रेस किया है। एंटी लॉग N1 log G1 प्लस N2 log G2 अपॉन N1 प्लस N2, नहीं तो N1 प्लस N2 रूट ऑफ G1 रेस टू N1 इंटू G2 रेस टू N2। हो गया? कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन हो गया, फॉर्मूला भी लिखा के दे दिया। हाँ अब लिखते हैं हम, इफ z इक्वल टू xy देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू बोलो बोलो geometric mean of y। if z equal to x upon y, then अरे भाई बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, लिख दो। क्या एक्सप्लेन करना है उसमें? इनटू है तो इनटू कर लो, डिवाइड है तो डिवाइड कर लो ज्योमेट्रिक मीन के लिए। भैया थोड़ा बचा है, 1 मिनट का सब्र कर लो, समय में छोड़ने वाला हूं, जल्दी से लिखा। हाँ और लास्ट वाला मीन है हार्मोनिक मीन, हम 1 मिनट में खत्म करने जा रहे हैं। हार्मोनिक मीन है ना भैया, क्या होता है हार्मोनिक मीन मालूम है आपको? पहली बात तो फॉर नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, फॉर नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन के लिए लगता है। कुछ नहीं, मैं 1 मिनट में छोड़ता हूं इतना पॉइंट कवर करके, और फिर कल देखेंगे बाकी वाला। हार्मोनिक मीन फॉर नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, और लिखा क्या है? हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरे भैया एक्सप्लेन करने में वक्त लग जाएगा, समय हो चुका है, तो आज के लिए सिर्फ हम ज्योमेट्रिक मीन तक खत्म किया, ऐसा ख्याल रखो। हाँ समय हो चुका है तो आज यहां रुकेंगे, हार्मोनिक मीन हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो देन नाउ थैंक यू, कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड। समय हो गया है इसलिए मैं आज लिस्ट भी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको कसम है अपने खुद के फ्रेंड की, आज घर पर लिस्ट पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।